हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक में। हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पिछले कुछ वीडियोस में भारत के संविधान की प्रस्तावना, इसकी विशेषताएं, इसके अनुसूचियों को कर लिया है। इसके साथ साथ हमने भाग 1 और भाग 2 को भी अच्छे से जाना। भाग 1 संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत सभी आर्टिकल्स को, और फिर भाग 2 नागरिकता से संबंधित सभी आर्टिकल्स को हमने कर लिया है और इन पर बनने वाले संभावित प्रश्नों को भी हम देख चुके हैं। तो अब बिना समय गंवाए हम आरंभ करते हैं भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी भाग 3, जो हमें बताता है मूल अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों, यह संविधान का या भारत की राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और डेफिनेटली मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि अधिकतर प्रश्न भारत के संविधान से जो पूछे जाते हैं वो मूल अधिकारों से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम आरंभ करते हैं भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर अनुच्छेद नंबर 35 तक विस्तृत है और यह मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करता है। दोस्तों, किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए, किसी भी देश के संविधान के लिए जो सबसे आधारभूत चीज़ होती है वह होता है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट्स ही नहीं होंगे या होंगे और उनका हनन हो रहा होगा, तो आप ये समझ लीजिए वह देश किसी भी हालत में डेमोक्रेटिक नहीं कहला सकता। वहाँ पर या तो तानाशाही है या शासन का कोई और रूप कार्य करता है। शासन के और किस तरह के रूप होते हैं इसके ऊपर हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप चलिए शुरू करते हैं इनके आर्टिकल्स को एक एक करके देखना। तो संविधान के अनुच्छेद भाग 3 का पहला आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 12 है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले सभी आर्टिकल्स में राज्य नाम का शब्द का बार बार प्रयोग होगा। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि राज्य होता क्या है। तो दोस्तों, राज्य का मतलब होता है भारत की सरकार, संसद, राज्यों में इनकी सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में जो भी प्राधिकारी हैं वह सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इन सभी का दायित्व बनता है मूल अधिकारों को लागू करवाना। अब हम देखते हैं संविधान का अनुच्छेद नंबर 13, जो बताता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। विधियां का मतलब होता है कानून। तो दोस्तों, मूल अधिकारों को लेकर हमारे संविधान निर्माता इतने सचेत और इतने कंसर्न थे कि वो चाहते थे कि कोई भी ऐसा जरिया ना छूटे जिससे मूल अधिकारों का भविष्य में जाकर हनन हो सके, या कोई ऐसा रास्ता निकालकर कोई भी व्यक्ति दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को छीन सके। तो उन्होंने इसी समय स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी कानून, चाहे वह संविधान बनने से पहले का हो या ब्रिटिश इरा का हो, अगर उस कानून का कोई हिस्सा या वह पूरा कानून ही मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, यानी वह इससे असंगत है या मूल अधिकारों में कमी कर रहा है, अल्पीकरण कर रहा है, इनको छीन रहा है, तो वह कानून उसी हद तक निरस्त समझा जाएगा, उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। और यह देखना हमारे देश के उच्चतम न्यायालय का कर्तव्य है। जैसे कि हाल ही में आप समझ सकते हैं कि कृषि कानूनों को लेकर भी हमारे देश के कुछ संगठन न्यायालय में गए हुए हैं कि ये मूल अधिकारों के खिलाफ हैं। तो उच्चतम न्यायालय उनको देख रहा है कि क्या ये तीनों कानून मूल अधिकारों से सुसंगत हैं या उनका अल्पीकरण तो नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं संविधान का अगला अनुच्छेद नंबर 14। मैं पहले आपको अनुच्छेद करा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत के संविधान के भाग 3 को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि समता का अधिकार यानी बराबरी का अधिकार। तो इस भाग के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो भारत के हर नागरिक को राज्य की दृष्टि में बराबर समझने का अधिकार प्रदान करते हैं। तो समता का अधिकार का पहला आर्टिकल या आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर होंगे, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और विधियों के समान संरक्षण से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, यानी राज्य की दृष्टि में सब बराबर हैं। अब अगर मैं आर्टिकल नंबर 15 की बात करूं, तो भारत का संविधान धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। यहाँ पर मैं फिर से इन शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं होगा। परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा शब्द समता के अधिकार में नहीं दिया गया है, तो आपको फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक तो रट जाने चाहिए। चलिए अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 16, जो भी यह भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में, नौकरी देने के मामले में भारत सरकार किसी से भी भेदभाव नहीं करेगी। भारत के सभी नागरिकों को समान समझा जाएगा। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक को अपात्र नहीं समझा जाएगा किसी भी नौकरी के लिए। लेकिन लोक नियोजन के इस आर्टिकल में भी हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य को देखते हुए कुछ अपवाद डाले थे कि इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से नहीं रोक सकेगी यदि वह कानून किसी विशेष वर्गों के पद पर नियोजन के लिए क्षेत्रता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। कि यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप समझिए कि अगर हरियाणा में नौकरी निकल रही है तो हरियाणा सरकार यह नहीं बोल सकती कि मैं महाराष्ट्र के युवकों को तो परीक्षा का फॉर्म भरने की अनुमति देती हूँ, उत्तर प्रदेश के युवकों को नहीं देती हूँ। इस तरह का भेदभाव संविधान का अनुच्छेद 16 नहीं करने देता है। इसी के बाद पर यह भी हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर राज्य की परिभाषा में आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, देश के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कोई कानून बनाता है, क्योंकि संविधान बनने से पहले हमारे देश के इन विशेष वर्गों को जो कि अति पिछड़े हुए थे, लोक नियोजनों के अवसरों में इनको पर्याप्त अवसर नहीं मिले थे। तो अब राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि अगर वह ऐसा कोई कानून बनाता है तो उसको कोई व्यक्ति इस बात पर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएगा कि यह नौकरी के विषय में सबको बराबरी के हक हैं, उसके खिलाफ है। अनुच्छेद 16 में कुछ और भी विशेष उपबंध किए गए हैं, इनको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 17 की तरफ। यह बोलता है अस्पृश्यता का अंत, द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों हमें पता ही है, जब हमारा देश ब्रिटिश का गुलाम था तब देश में छुआछूत का बहुत बड़ा एक रोग फैला हुआ था। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों को ना कुओं पे पानी भरने दिया जाता था, ना मंदिरों में प्रवेश मिलता था। तो हमारे संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है, छुआछूत को मानने वाला, अस्पृश्यता को मानने वाला व्यक्ति भी कानून के हिसाब से दंड का भागी होगा। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 18 जो बोलता है उपाधियों का अंत। संविधान भारत देश के किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की दी हुई उपाधि को मान्य नहीं करेगा, कुछ कैटेगरीज को छोड़कर, जैसे कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा कि कल को ये नहीं हो सकता है कि नाइटहुड सचिन तेंदुलकर या लॉर्ड नरेंद्र मोदी, इस तरह की उपाधियां भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है, इनको मान्य नहीं किया जाएगा। यानी सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और किसी भी तरह की उपाधि भारत के संविधान के अनुरूप नहीं है। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो यह थे आर्टिकल नंबर 12 से 18। इसके तहत हमने राज्य की परिभाषा को जाना। हमने यह भी जाना कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है या मूल अधिकारों से सुसंगत नहीं है, वो उसी हद तक निरस्त हो जाएंगे। फिर हमने 14 से लेके 18 तक आर्टिकल में समता का अधिकार यानी बराबरी का अधिकार भी देखा कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। हमने यह जाना कि लोक नियोजनों के अवसर में सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। हमने यह भी जाना कि अस्पृश्यता का अंत संविधान ने लागू होते ही कर दिया था। और फिर हमने यह जाना कि भारत राज्य
किसी भी तरह की उपाधियों को स्वीकार नहीं करेगा। तो वीडियो लेक्चर के संविधान के भाग 3 के इस पार्ट में हम सिर्फ 12 से लेकर 18 तक के इन आर्टिकल्स को ही करेंगे। इनसे जुड़े हुए संभावित प्रश्नों की सूची मैंने इसी वीडियो में जोड़ दी है। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। कल हम जल्दी मिलेंगे बचे हुए आर्टिकल्स को पूरा करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।